ओके, किताब में निकाल लें जी पेज नंबर, ये जरा देख लीजिएगा एक दफ़ा पूरी किताब स्कैन करके, कहीं पे सफ़े को ख़राब हैं तो आप उसको पहले चेंज करवा लीजिएगा, कहीं मिस प्रिंटिंग होती है, कहीं और कोई इशू होता है, एक दफ़ा नज़र मार के, मिसाल के तौर पे जैसे ये इशू है तो एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा किताब पे, फिर कुछ लिखना शुरू कीजिएगा। बेशक वेट कर लें अभी। अच्छा जी, तो जिन्होंने किताब ले ली है वो निकाल लें पेज नंबर 73। बाकी हजरात नोट्स पे रहें, पेज 4 निकाल लें, देख लें आपके साथ वाला किताब वाला है नोट्स वाला है, नोट्स वाला है, चलें ठीक है। पेज 4 सेक्शन 65B, सेक्शन 65B टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, आगे लिखें इन प्लांट, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, प्लांट खरीदने पर टैक्स माफ होगा। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, प्लांट खरीदने पर टैक्स माफ होगा। ओके, इसका सवाल न्यूमेरिकली पेपर में नहीं आएगा, एक कंपनी है उसकी टैक्सेबल इनकम है 7 मिलियन, $7,000। इस कंपनी ने प्लांट खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 4,000। अब टैक्स ईयर 2019 का ये साल है, इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? चैप्टर 4 में जाएं पहले सफ़े पे और मुझे बताएं कि क्या टैक्स रेट है कंपनीज का, स्मॉल का नहीं, क्या टैक्स रेट है कंपनीज का? 29%। इसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा कम, बस एक फिक्स रेट है 29%। 7,000 इंटू 29%, जी बोलें 2030 लेस टैक्स क्रेडिट। उसका तरीका सुन लें, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल आपने प्लांट की कॉस्ट पकड़नी है 4,000 और उस पर रेट लगा देना है 5%। 5% टैक्स माफ है, प्लांट की कॉस्ट का 5% ले लेना है, कॉस्ट इंटू 5%, बस कॉस्ट पकड़ के, ए ओवर बी का कोई चक्कर नहीं है, टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम ऐसा कोई चक्कर नहीं, टैक्स माफ हो जाएगा। कितना? 200। जी कितना टैक्स गवर्नमेंट को देंगे? 1830, नोट कर लें।
ओके, पढ़ें जी, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई क्लास खत्म हुई है अभी? तो आगे आ जाए फर्स्ट और सेकंड रो में। ओके, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सॉरी फॉर इन्वेस्टमेंट। पढ़ें जी, शुरू करें। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ कंपनी। ये क्रेडिट सिर्फ किसको अवेलेबल है? कंपनी को। बस ठीक है, आप नोट बाद में कीजिएगा बस सेक्शन में। दिस क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ कंपनी विच इन्वेस्ट अमाउंट इन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मकसद क्या है भाई प्लांट खरीदने का? फॉर एक्सटेंशन। प्लांट इसलिए खरीदे कि हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर लें, अपने बिजनेस को बढ़ा दें। फॉर एक्सटेंशन, अपने बिजनेस को बढ़ा दें। फॉर एक्सटेंशन, फॉर एक्सपेंशन सेम मतलब। बैलेंसिंग, यानी पहले से कुछ प्लांट चल रहे हैं, अब दूसरे प्लांट आए ताकि बैलेंसिंग हो जाए प्लांट्स की। मॉडर्नाइजेशन, या बेहतर प्लांट ले आए। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट, या कोई पुराना प्लांट दे के नया प्लांट ले लें। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। द इन्वेस्टमेंट, ये इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यू हैव इन्वेस्टेड 4000 इन प्लांट, मे बी 4000 मिलियन। यू हैव इन्वेस्टेड 4000 इन प्लांट। द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। भाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है, सफे के टॉप पे लिखें फैक्ट्री। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अंडरलाइन करके फैक्ट्री। और आज ही हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का डेफिनेशन, जिसमें लिखा हुआ है ऐसी फैक्ट्री जिसमें 10 या उससे ऊपर एम्प्लॉइज हों, यानी बड़ी फैक्ट्री हो, एम्प्लॉइज जरा अच्छे खासे हों। द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन अ फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री को ओन कौन कर रहा हो, और वो कंपनी कहां बनी हो। ये सारी शराइत छोटी छोटी आ रही हैं। द क्रेडिट विल बी अलाउड एट देखिए, the credit will be allowed at 10% of the amount of investment को underline करके cost of asset. The credit will be allowed at 10% of amount of investment. Amount of investment का क्या मतलब है? Cost of asset. Credit मिलेगा cost of asset पे. The credit will be allowed at 10% of cost of asset and will be deducted from the tax payable. ब्रैकेट वाली बात भी शायद काट दें। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेबल, और टैक्स पेबल में से माइनस होगा। देखिए ना, टैक्स में से ही माइनस होता है, टैक्स पेबल में से माइनस होगा। फॉर टैक्स ईयर 2019 द रेट ऑफ क्रेडिट शेल बी इक्वल टू 5% ऑफ अमाउंट सो इन्वेस्टेड। तो आप बता दें भाई, हमने रेट सही यूज किया है, गलत यूज किया है? सही यूज किया है। तो 2019 के साल के लिए रेट क्या है, और वैसे रेट क्या है? 10%. The credit will be allowed if plant is purchased and installed during यकम जुलाई 10 and 30 जून 19। लें जी, बहुत मजे की बात की, ये बेनिफिट अब खत्म हो चुका है। 2020 के अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो न्यूमेरिकली तो अब ये एप्लीकेबल बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 2020 में ये बेनिफिट है ही नहीं। ये बेनिफिट लास्ट टाइम कब तक अवेलेबल था? 2019 तक। अच्छा, अगर आपने 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में प्लांट खरीदा है तो फिर आपको मिलता होता था 10%, लेकिन अगर आपने 19 में प्लांट खरीदा है तो फिर आपको मिलेगा 5%। तो ये देखें ना, 10 से 19 जितने साल बन रहे हैं, इनमें सिर्फ 19 के साल में एक रिस्ट्रिक्शन है कि रेट 5% है, वरना 19 के अलावा जितने साल हैं यकम जुलाई 10 से लेके, ये जो बेनिफिट्स हैं ना, ये सारे महदूद मुद्दत के लिए आते हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं परमानेंट नेचर के, जैसे चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट, वो परमानेंट नेचर का बेनिफिट है। कुछ बेनिफिट है ज़कात, परमानेंट नेचर का बेनिफिट है। शेयर खरीदना परमानेंट नेचर का बेनिफिट है। लेकिन ये कुछ बेनिफिट्स कुछ अरसों के लिए आते हैं। जैसे अगले सफ़े पे हमने कुछ बेनिफिट पढ़ा था, तो पढ़ा था कुछ खास अरसे के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट खत्म कर देती है। तो ये बेनिफिट भी मेरे भाई अब खत्म हो चुका है। The credit will be allowed in the year in which plant is purchased and installed. देख लें, प्लांट खरीदा हमने, परचेज करने पे उसको बेनिफिट दे दिया। The credit will be allowed in the year in which plant is purchased and installed.
अच्छा, मेन अरसा ये कौन सा कवर कर रहा है? यकम जुलाई 10 से 30 जून 19 तक। लेकिन इसके अंदर एक अरसा आया था यकम जुलाई 11 से 30 जून 16, ये एक अरसा आया था बीच में। जी भाई आगे आए, सेकंड रो में आए, फर्स्ट रो में आए, थर्ड रो में आए, जल्दी तीनों आगे आए और इनसे टाइम पे आया करें। भाई आप भी इधर इधर हो जाए, इस जगह जगह बना दें, इधर जगह बना दें। हाँ भाई आप बैग आगे रख दो, जगह बना दें। जी भाई इस रो में भी जगह बना दें। ओके, इस अरसे में एक बम्पर ऑफर थी। ओहो, इस अरसे में एक बम्पर ऑफर थी। बम्पर ऑफर थी 20% टैक्स माफ। ओहो, लूट मच गई थी। कितने परसेंट? 5%, 10% नहीं, कितने परसेंट? 20% टैक्स माफ। लेकिन उसके लिए एक शर्त थी कि प्लांट खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। प्लांट खरीदने के लिए पैसा कहां से आया? अगर आपका जवाब है कि 100% पैसा इक्विटी से आया, यानी नो लोन, कोई बैंक लोन नहीं लिया मैंने सारा पैसा शेयर होल्डर से कहा है मुझे लाके दे। शेयर होल्डर गए, घरों से पैसा लाके दे दिया, जिसकी एंट्री होती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और लोन की एंट्री होती है कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अगर आप ये साबित कर दें कि मैंने एसेट खरीदने के लिए पैसा सारा ओनर से मांगा है, बैंक से कोई लोन नहीं मांगा, तो आपको इस महदूद अरसे तक ये बम्पर ऑफर है कि आपका टैक्स कितने परसेंट माफ हो जाएगा? 20%। ये भी ऑफर खत्म हो चुकी है, ये भी 16 तक की थी। लेकिन लॉ का हिस्सा इसलिए है कि पुरानी कंपनीज के कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। The credit will also be allowed to a company which makes investment during ये काम जुलाई 11 टू बड़े महदूद अरसे के लिए एक ऑफर आई थी फॉर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट व्हिच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसमें कंपनीज ऑब्वियसली नई नहीं थी, इसमें कंपनी का नया होना शर्त नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लांट रिप्लेस पुरानी कंपनी करती है, प्लांट को एक्सपैंड पुरानी कंपनी करती है, एक्सटेंशन पुरानी कंपनी करती है, कंपनी का नया होना जरूरी नहीं है। द क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू कंपनीज सेट अप इन पाकिस्तान बिफोर यकम जुलाई 11। यानी लॉ मेकर ने कहा था कंपनी पुरानी होनी चाहिए ताकि वो इनकरेज हो नया प्लांट खरीदने पे। नई कंपनीज को ये बेनिफिट नहीं था। नई कंपनीज के लिए भी एक बेनिफिट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, शुक्र है, वरना ये इतने लंबे लंबे सेक्शन दो आपको याद करने पड़ेंगे, पहले ही आप परेशान हैं। बस ये दो लंबे लंबे हैं, बाकी तो सारे आसान आसान से थे। एक इस सफ़े वाला है, एक अगले सफ़े वाला है। ओके, जिनके पास बुक है दोनों एक ही सफ़े पे आ गए हैं। ओके, कितने सी ऐसी, हाँ, द क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू कंपनी सेटअप इन पाकिस्तान बिफोर यकम जुलाई 11। ये एक शर्त हो गई। अगली शर्त, द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन अ फैक्ट्री ओन्ड बाय अ कंपनी। इंडस्ट्रियल टेकिंग फैक्ट्री होती है। द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू, ये शर्त है, द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू 100% न्यू इक्विटी। आगे लिखें नो लोन, लोन नहीं लेना आपने, 1 रुपया लोन नहीं लेना। 0.4 मुसलमानों के लिए आया था, ओके, 1 काफिरों के लिए था। ओके, चलिए आगे। द क्रेडिट विल बी अलाउड at 20%। बम्पर ऑफर, व्हाट अ बम्पर इट इज, गाड़ी का बम्पर। द क्रेडिट विल बी अलाउड एट 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट। The credit will be allowed at 20% of the amount of investment and will be deducted from tax payable। हमें पता है कि टैक्स पेबल में से माइनस होता है, कहते हैं, मैं बताता चलूं, जा फिर। The credit will be allowed in the year in which the plant is purchased and लगा। ओके, तो 0.4 पे आपने लिखा है बम्पर ऑफर, और ये भी लिखा है महदूद मुद्दत। बम्पर ऑफर क्या है, मुद्दत क्या है, शर्त क्या है?
ऑफर्स बम्पर ओके। ओके 0.5 पढ़ने से पहले चेहरे शरीफ ऊपर करें, बाकी इतरात बूथा ऊपर करें। मे बी मिसाल के तौर पे इधर 2030 है, इधर 2030 ही है, और ये 4000, ये 4000 आ गया, कुछ भी आ गया, 3000 आ गया, यानी प्लांट आपने 15,000 का खरीदा, 16,000 का खरीदा, 17,000 का खरीदा, तो ये अमाउंट तो बहुत हैवी हो सकती है। तो अगर ऐसा हो जाए, अभी तो ऐसा हुआ है ना, अगर ऐसा हो जाए तो नेगेटिव कितने? 970। नेगेटिव कितने? 970। फिर इसका क्या करना है? हुकूमत रिफंड करेगी, ये पैसे वापस करेगी, या अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे या कैरी बैक होंगे? देखते हैं। Where no tax is payable in the year of installation or tax payable is less than amount of credit. Watch ऊपर, tax payable is less than amount of credit. Tax is less than amount of credit. तो क्या करें? The excess कितने? शे पढ़े शे शे, आंखें बंद करें, खोलें। कैन यू बिलीव? प्लीज, इट्स अनबिलीवेबल। ओए भाई, तेरी हंसी क्यों नहीं निकली? तुझे समझ नहीं आई? हंस हंस। अनबिलीवेबल, सारी हिस्ट्री ब्रेक हो गई। खुशी है, पढ़ा नहीं जा। ओह तो अखीर हो गया। सलाम अलैकुम। the excess, अल्लाह अकबर, the excess credit shall, भाई प्लीज हंसते रहो थोड़ी देर, shall be, अल्लाह अकबर, not be, not कहाँ है? चलें सीए करें। shall be carried forward for 2 tax years। अगले 2 साल माइनस कर लो। अभी माइनस नहीं हो सका, कोई मसला नहीं, भाई हो अपने, अगले 2 साल माइनस कर लो, चाहे 2020 और 21 ही क्यों ना हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 2 साल माइनस कर लो। इन केस ऑफ सबसेक्शन 1 बट फॉर अनबिलीवेबल, बट फॉर 5 पूरे इकट्ठे 5 साल। इन केस ऑफ सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 1 कौन सा वाला सिनेरियो था? 10% वाला या 5% वाला, और 4 कौन सा सिनेरियो है? 20% वाला, जहां सारा पैसा आपने कैपिटल से लिया, लोन नहीं लिया था। भाई आप देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है क्लास? आप नोट्स की तरफ देखो। ओके, वेयर नो टैक्स इज पेबल इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। देखे ना, इधर 0 भी तो हो सकता है, लॉस आ जाए। When no tax is payable in the year of installation or the tax उधर देखिए, the tax is less than amount of the excess shall be carried forward। ये फिगर मैंने कहीं से ली है या एज्यूम की है? एज्यूम की है। इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। इससे क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। रिफंड नहीं होगा, गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, लेकिन अगले साल के 2030 से कोई फिगर होगी, उसमें से माइनस कर लेंगे, न्यूमेरिकली नहीं, सिलेबस में। शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, हाँ बाबा 2 साल तक देख लो बस। 6 ये तो हमने पढ़ा हुआ था पहले भी। वेयर एनी क्रेडिट इज अलाउड, जहां कोई क्रेडिट अलाउ, एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में इट इज पता चला
Did any of the condition all नहीं any of the condition was not, the commissioner may recalculate the tax for the relevant year. तो आपको सजा मिलेगी और उस ईयर का टैक्स दोबारा कैलकुलेट होगा. 7 न्यू इक्विटी, ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ था 100% न्यू इक्विटी, तो एक डेफिनेशन दे रहे हैं न्यू इक्विटी क्या है. ओके, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इट इज न्यू इक्विटी. लेकिन अगर डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से लोन ले लिया, बैंक से ना लिया, फिर भी न्यू इक्विटी नहीं है. इक्विटी क्या होती है? जिसपे आपने इंटरेस्ट नहीं देना होता. तो अगर ओनर से पैसा लिया तो डेट इज न्यू इक्विटी, लेकिन अगर ओनर से ही कहा लोन दे दो, डेट इज नॉट अ न्यू इक्विटी. और इक्विटी में अगली शर्त यह है कि न्यू इक्विटी वो होनी चाहिए जिसमें ओनर घर से पैसे लाए. कई दफा ओनर से कहते हैं घर से पैसा लाए, वो गाड़ी ले आता है, दूसरा बिल्डिंग ले आता है, तीसरा चेयर ले आता है, चलो जी बिजनेस शुरू करते हैं. इसकी भी इजाजत नहीं है, घर से पैसे लाना जरूरी है. तो न्यू इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ें. न्यू इक्विटी की डेफिनेशन ये है घर से पैसे लाओ, कोई चीज मत लाओ. न्यू इक्विटी की डेफिनेशन है घर से लोन मत लाओ. न्यू इक्विटी मींस इक्विटी रेज थ्रू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश. ऊपर एंट्री आपने लिखी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट. आप क्यों लाइट्स गिन रहे हो? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट. New equity means equity raised through fresh issue of shares against cash and shall not include loans obtained from shareholder or director. ये घर से लोन ना लाएं, घर से क्या लाएं? इक्विटी लाएं, इक्विटी लाएं. लोन की मद में पैसे नहीं लाएंगे, उधार नहीं होगा ये. और आपको पता है इक्विटी और लोन में क्या फर्क है? लोन कुछ अरसे बाद वापस करना पड़ता है, इक्विटी जब तक बिजनेस बंद ना हो वापस नहीं करते. अच्छा, अब कुछ कंपनीज ऐसी थी डायरेक्टर से लोन नहीं लिया, शेयर होल्डर से लोन नहीं लिया, प्लांट खरीदने के लिए बैंक से भी लोन नहीं लिया, लेकिन जब इक्विटी का सारा पैसा झोंक दिया प्लांट खरीदने में, तो कंपनी थोड़ी परेशान होगी कि अब मुझे और पैसे चाहिए, मैं क्या करूं. तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, बिजली के बिल पे करने थे, जो बिजनेस के रनिंग खर्चे हैं, उनके लिए बैंक से जाके शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, 6 महीने साल का लोन ले लिया. उस सूरत में आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोन जो लिया है आपने किस मकसद से लिया है? प्लांट खरीदने के लिए नहीं लिया, ये आपने अपनी डे टू डे जरूरतें पूरी करने के लिए लिया है. ऐसे लोन लेने की इजाजत है. आपने जो शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा किया है उसको स्टिल न्यू इक्विटी ही कहा जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं, और आपको 20% टैक्स माफ होगा. अगर आप अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन बैंक से ले लेते हो और प्लांट से वही पैसा इस्तेमाल करते हो जो उधर से आया था. However, if the company has obtained a छोटा मोटा लोन, शॉर्ट टर्म छोटा मोटा लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है क्रेडिटर्स को पेमेंट्स और बिजली के बिलों की पेमेंट, ये वर्किंग कैपिटल होता है. इट कैन स्टिल क्लेम द क्रेडिट. ये फिर भी क्रेडिट ले सकती है, कोई हर्ज नहीं है जी. अब आपने बताते रहने, ओनर घर से पैसे लाए, न्यू इक्विटी है. ओनर घर से पैसे नहीं लाए, बिल्डिंग लाए. ओनर घर से पैसे लाए लेकिन कहते हैं हमें वापस कर देना, ये भी न्यू इक्विटी नहीं है. अच्छा, ओनर घर से पैसे लाए, इक्विटी की मद में लाए, उनसे प्लांट खरीद लिया, फिर खर्चे पूरे करने के लिए बैंक से लोन ले लिया. अब बता दें क्या कहा जाएगा इसने न्यू इक्विटी रेज नहीं की? नहीं कहा जाएगा. कहा जाएगा इसने न्यू इक्विटी रेज की है, खैर है, कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत लोन ले ले बैंक से, छोटा मोटा, कहते हैं मेरी नजर में कोई हर्ज नहीं. ओके, क्लोज करते हैं चैप्टर को. पेज 6 पे आखिरी पॉइंट रह गया. डिडक्शंस allowed as trade deduction
हमारे सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस, हमारे सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस, पहला था ज़कात, दूसरा आपको याद होगा था इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और तीसरा था एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ मुन्ने, और चौथा और आखिरी आज पढ़ने लगे हैं डोनेशंस अलाउड एज स्ट्रेट डिडक्शन। ओके, अच्छा भाई, डोनेशंस का तो हमने पढ़ा हुआ टैक्स माफ होता है, और ये कह रहे टोटल इनकम में से माइनस करो। अजीब और गरीब सवाल है। डोनेशन, हाँ, आगे जाने से पहले there is an income tax ordinance and there are some income tax rules. Income tax ordinance contain sections and schedules. Income tax rule contain rules. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, इनकम टैक्स रूल्स 2002 में आए थे ऑर्डिनेंस को समझाने के लिए। सेक्शंस में 1, 2 चलते 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 एक सेक्शन था 74 जिसका नाम था टैक्स ईयर, बल्कि अभी अभी वाला जो एक सेक्शन था 61 अभी पढ़ा था जिसका नाम था चैरिटेबल डोनेशन, सेक्शन 62 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एंड सिमिलरली चलते चलते सेक्शन 64 टैक्स क्रेडिट, चलते चलते सेक्शन 83 रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये सारे सेक्शंस हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर 4 का पेज 4 और 5 है उस पे लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जैसे कोई रिपोर्ट होती है उसके एंड पे अपेंडिक्स होता है, ऐसे ही जब इनकम टैक्स खत्म हो जाता है तो उसके एंड पे टैक्स रेट्स दिए होते हैं, जैसे आपके टेस्ट में भी आखिरी सफे पे दिए होते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, वो आपको पता है टेबल 1 और 2 है। सेकंड शेड्यूल, इसमें एग्जेम्पशंस दी हुई है। सेकंड शेड्यूल अभी हमने पढ़ा नहीं, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे बड़ी एग्जेम्पशन पढ़ेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या कोई भी एम्प्लॉयज है उनको पेंशन माफ है, रिटायर होकर पेंशन घर में मिलती है वो माफ है, उस पर टैक्स नहीं देना। थर्ड शेड्यूल, स्पेलिंग गलत हो गया, अच्छा उसमें टैक्स रेट्स नहीं है, उसमें डेप्रीसिएशन के रेट्स हैं। बिल्डिंग के लिए 10% रेट है, कंप्यूटर के लिए 30% है, इसी तरह कुछ रेट्स हैं, डेप्रीसिएशन के रेट है। और सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्पशंस हैं, फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स रेट्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल आपने देखा है, सेकंड शेड्यूल सैलरी के चैप्टर में देखेंगे, थर्ड शेड्यूल बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे, बिजनेस के चैप्टर में जब डेप्रीसिएशन के रेट्स आएंगे। अच्छा चलते चलते कुछ रूल्स भी हैं, इनमें एक रूल 14 था, वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में था, वो आने और जाने का दिन पूरा काउंट करता था और स्ट्राइक और लॉकआउट का दिन भी पूरा काउंट करता था। करते 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 एक रूल हमने पढ़ा था 13F, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर था, उसमें को टैक्सेस पे करने की बात हो रही, 13FH कुछ इस किस्म के रूल्स थे। और चलते 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 एक रूल हमने जो है वो पढ़ा था अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, वो 13 रूल था, 13 या 13 कुछ 13 नंबर था उसका, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसी तरह आने वाले दिनों में और भी रूल्स ऐड होते चले जाएंगे हमारे सिलेबस में, लेकिन ये 6-7 से ज्यादा नहीं है। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर है, ये इसमें शेड्यूल्स हैं और ये रूल्स हैं। अच्छा, अब इतनी लंबी बात का मकसद ये था कि आपको याद होगा कि चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर टैक्स माफ होता है, सेक्शन 61, सेक्शन 61। लेकिन कुछ डोनेशंस
सेकेंड शेड्यूल में भी दी गई हैं, यहां सेकेंड शेड्यूल में कुछ डोनेशंस कहां दी गई हैं, सेकेंड शेड्यूल में, और उसके पार्ट 1 में दी गई हैं। ऐसे शेड्यूल्स के भी पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 शेड्यूल। कुछ डोनेशंस दी गई हैं सेकेंड शेड्यूल में, पार्ट 1 में, और जो पार्ट 1 के अंदर इसके 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, पार्ट 1, और पार्ट 1 के अंदर एक क्लॉज है, सेक्शन नहीं क्लॉज है, जिसका नंबर इत्तफाकन 61 है, इत्तफाकन 61 है उस क्लॉज का नंबर। सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 में क्लॉज है, क्लॉज 61, वो 3-4 सफों की है। उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम आ रहे हैं, खास वाज़े बड़े बड़े करके लिखे हुए इंस्टीट्यूट्स के नाम, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड बला बला, कुछ नाम आ रहे हैं, तकरीबन 100 से ऊपर नाम है। उन इदारों के नाम याद करना हमारे सिलेबस में नहीं। अगर उन इदारों को डोनेशन दे दी तो ज़कात की तरह माइनस करेंगे। अगर उन इदारों को डोनेशन दे दी ज़कात की तरह माइनस करेंगे, यानी टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए। और अगर आपने डोनेशन दी, सेक्शन 61 खोलें, पेज 1 पे, पहले क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और क्या लिखा हुआ है, नहीं अगला एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन लोगों में से किसी को आपने डोनेशन दी तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो फिर आपको क्या अलाउ होगा, टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट कहां से माइनस होता है, टोटल इनकम में से माइनस होता है या टैक्स में से माइनस होता है, टैक्स में से माइनस होता है। और डिडक्टेबल अलाउंस कहां से माइनस होता है, टोटल इनकम में से माइनस होता है। अब अगर पेपर में लफ्ज़ आया बोर्ड ऑफ एजुकेशन को दी है तो इधर आ जाइएगा, अगर पेपर में लफ्ज़ आया यूनिवर्सिटी को दी है इधर आ जाइएगा, अगर पेपर में लफ्ज़ आया नॉन प्रॉफिट इदारे को दिया है इधर आ जाइएगा। इनके नाम नहीं आपने याद करने, गलती से किताब में भी 2 नाम लिख दिए गए हैं, हालांकि इसके नाम आपके सिलेबस में नहीं है। इनके नाम नहीं आपने याद रखने, आपने सिर्फ एक लफ्ज़ याद रखना है, सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 61। बल्कि क्लॉज 61 का लफ्ज़ भी आई कैप यूज नहीं करता, क्योंकि ये भी बड़ी स्पेसिफिक बात हो जाती है, मोटा मोटा लफ्ज़ यूज करते हैं सेकेंड शेड्यूल। बल्कि आई कैप लिखता है इंस्टीट्यूट्स मेंशन्ड इन सेकेंड शेड्यूल, बना हुआ है किताब में, डायग्राम बनी हुई है, इंस्टीट्यूट्स मेंशन्ड इन सेकेंड शेड्यूल। तो ये 100 से ऊपर इदारे हैं, इन इदारों के नाम याद नहीं करने। पेपर में जब कह देगा इन इदारों को डोनेशन दी तो ज़कात की तरह माइनस करना है, और अगर नॉन प्रॉफिट इदारे को दी, वो जो नाम पढ़ के आए हैं अभी सेक्शन 61 में, उन लोगों को दी, तो फिर आपने जो है वो टैक्स क्रेडिट देना है। पढ़ें पहले, नीचे देख लें जो डायग्राम बनी हुई है, समरी ऑफ डोनेशंस कवर्ड अंडर सेक्शन नहीं देखें खड़े कहां है, कवर्ड अंडर सेक्शन 61 at first page of this chapter. These are paid to any board of education, university dash वो 3-4 लोग वहां लिखे हुए हैं। The tax credit will be allowed. इन पे क्या मिलेगा, these should be paid through next covered under clause 61। देखें covered under clause 61 part 1 of second schedule. These are paid to more than 100 institutes, जो कहां लिखे हुए हैं, clause 61 part 1 of a deductible allowance will be allowed. A deductible allowance will be allowed. This can be paid in cash. इसकी वजह यह है कि इन इदारों का हुकूमत को पता है, तो अगर आप इन इदारों में जाके जमा कराते हैं तो सबूत तो उसका हुकूमत इदारे से भी ले सकती है कि आपके पास ये पैसे पहुंचे हैं या नहीं। तो इसलिए इनको कैश में पे करना भी कोई हर्ज नहीं, आप कैश में पे करें, वहां से रसीद बनवा लें इदारे की, बस काफी है, चेक पे करना जरूरी नहीं है। पढ़ें जी,
डोनेशंस मेड टू इंस्टीट्यूशंस, पेपर में ये लफ्ज आएगा इंस्टीट्यूशंस का, डोनेशंस मेड टू इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 61 पार्ट 1 ऑफ आर अलाउड एज स्ट्रेट डिडक्शन फ्रॉम and condition of making donation in banking channel does not apply to them. These can also be paid in some of these are, ये दोनों काटने हैं, आप काट सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये याद नहीं करने. Some of these are as, okay, इसी तरह के कई नाम लिखे हुए वहां. Donation will be allowed as a reduction at lower of क्या क्या actual amount of donation or 30% of taxable income for individual and AOP and 20% of taxable income for company. अब आप एग्जाम्पल 1 घर में कर लीजिएगा, पढ़ लें. बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, डोनेशन, नॉन प्रॉफिट इदारे को, ये कौन सी वाली होगी? नॉन प्रॉफिट इदारे का लफ्ज कहां पढ़ के आए हैं? सेक्शन 61. इसका टैक्स रेट मिलेगा. सोल्यूशन ना देखें, खुद ट्राई कीजिएगा. और दूसरी डोनेशन कौन सी है? हाँ, और आखिर में क्या है? ज़कात. इसमें पहले ज़कात पहले माइनस कर दीजिएगा, मैंने आपको कहा है ज़कात पहले माइनस कर दीजिएगा, बाद में दूसरा माइनस कर दीजिएगा. ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा. ना हो तो फिर बताइएगा. ये आपने करके आना है. ओके, पास पेपर. अच्छा, एक दफा नजर मार लें पूरे चैप्टर पे. चैरिटी का क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट. नए शेयर खरीदने पे, सुकूक खरीदने पे और लाइफ इंश्योरेंस पे और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेयर खरीदने पे टैक्स क्रेडिट. हेल्थ इंश्योरेंस कराने पे टैक्स क्रेडिट. अपनी पेंशन की फिक्र करने पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे टैक्स क्रेडिट. घर के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, या बच्चों की स्कूल फीस पे की, डिडक्टेबल अलाउंस. डिडक्टेबल अलाउंस. और प्लांट खरीदा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी, टैक्स क्रेडिट. फुल टाइम टीचर अलाउंस, लेकिन सिर्फ किस इनकम पे? सैलरी पे. कितने %? 25%. बाहर के मुल्क में इनकम कमाई और टैक्स भी जमा कराया था, तो पाकिस्तान में क्या होगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा. और डोनेशन दी उन इदारों को जिन इदारों के नाम सेकंड शेड्यूल में आ रहे हैं. बल्कि पार्ट 1 का लफ्ज भी याद करने की जरूरत नहीं, क्लॉज 61 का भी नहीं. आई कैप सेकंड शेड्यूल का लफ्ज बड़ा बड़ा करके लिखता है, सेकंड शेड्यूल वाले इदारे. ओके. हाँ जी, 61 में या सेकंड शेड्यूल में? सेकंड शेड्यूल तो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, गवर्नमेंट की मर्जी है, जो मर्जी इदारा उसमें डाले, गवर्नमेंट को पूछने वाला नहीं. वो 100-150 इदारों के नाम हुकूमत ने डाले हैं, जो मर्जी इदारा डाले. पेपर में नाम नहीं आएंगे. पेपर में आपने लफ्ज याद करना है सेकंड शेड्यूल. पेपर में आ जाएगा सेकंड शेड्यूल के इदारे को डोनेशन दिए. टैक्स काटना, जिस तरह सैलरी पे टैक्स काटते हैं एम्प्लॉयर, जिस तरह डिविडेंड पे टैक्स काटते हैं. कल वाला आप पूछ रहे होगे ना, बाहर के मुल्क में जरूरी नहीं आप खुद टैक्स जमा कराएं, गवर्नमेंट भी आपका टैक्स काट सकती है, कोई भी आपका टैक्स काट सकते हैं. क्वेश्चन 10 पेज 11. मिस्टर अशरफ मेड फॉलोइंग डोनेशंस ड्यूरिंग 2015-16. अशरफ ने 15-16 में ये डोनेशंस दी. 2 लाख इन कैश टू अ रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट. जी बताएं भाई, सेक्शन 61 या सेकंड शेड्यूल? सेक्शन 61. वाई? रिलीफ फंड. जाएं पहले सफे पे देख लें, रिलीफ फंड का सेक्शन 61 में लिखा हुआ है.
वैसे भी ये सेकंड शेड्यूल तो तब आएगा जब सेकंड शेड्यूल लिखा हो, तो बात ही खत्म होगी। अच्छा सेक्शन 61 बोले बोले। अच्छा ये सेक्शन 61 वाले डोनेशन है। आप बता दें ये इसका टैक्स रेट मिलना है, ये सेकंड शेड्यूल वाली तो नहीं है ना, ये कोई दारा तो नहीं है, सेकंड शेड्यूल वाली नहीं है। तो सेकंड शेड्यूल वाला बेनिफिट भी नहीं मिलना इसको, डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं मिलना। अच्छा सेक्शन 61 वाला टैक्स माफ होगा, क्यों नहीं माफ होगा? हाँ कैश में पे किया, तो इसलिए सेकंड शेड्यूल वाला बेनिफिट क्यों नहीं मिलना, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में वाला इदारा है ही नहीं है। और रिलीफ फंड वाला बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं मिलना? हाँ तो लेकिन नो टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 61। वजह क्या है? कैश में पे किया। पर्सनल कार टू एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद है बातें तो बताएं, नॉन प्रॉफिट इदारे का लफ्ज कहां पड़ा है? सेक्शन 61 का पॉइंट सी है। नॉन प्रॉफिट इदारे को कार डोनेट की है, उसने गाड़ी खरीदी थी 8 लाख की, लेकिन जब डोनेट की तब फेयर वैल्यू 6 लाख थी। किसके ऊपर टैक्स क्रेडिट निकालेंगे? 6 लाख को इस सी में जो लोअर ऑफ होता है उसमें इसको आप 6 लाख लेंगे, तो 6 लाख को फॉर्मूले में लेके जाएंगे और टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 61 में प्रॉपर्टी भी डोनेट कर सकते हैं। जी कार किस में नहीं आती? नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड बिल्डिंग नहीं होता, प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी चीज है। आप फ्रिज दे दें, प्रॉपर्टी मींस एसेट्स। एक्सरे मशीन डोनेट कर दें आप, पॉइंट सी। मेडिसिन्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल परचेज्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था, आपने उसको लाख रुपए की जाके दवाइयां तोहफे में दे दी, ये प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो आपने उसे प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। जी बताएं भाई। सेकंड शेड्यूल तो ज़हन से निकाल देना, वो तो पेपर में लिखा आएगा सेकंड शेड्यूल, ठीक है, और इसमें वैसे भी प्राइवेट तो कोई होंगे नहीं। सेक्शन 61 में आए और 61 में आके बताएं क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? तो प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से इसको टैक्स माफ नहीं होगा। तो अशरफ साहब, ओ हाँ पहली लाइन में अशरफ भी लिखा हुआ था, आप लोगों ने देख लिया। अशरफ साहब आपको सिर्फ बी वाला टैक्स माफ होगा, ना ए वाला टैक्स माफ होगा ना सी वाला टैक्स माफ। ओके ये पास पेपर का सवाल नहीं है, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। ओके क्वेश्चन नंबर 9। वापस उधर ही आ गए। ओके मिस्टर फैसल इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। फैसल रेजिडेंट टैक्स पेयर है, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू लोकल एंड फॉरेन क्लाइंट्स। फैसल कल तो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, कहते हैं वो और जमाना था। अब मेरे लोकल भी क्लाइंट्स हैं, कुछ फॉरेन भी क्लाइंट्स हैं, जॉन शॉन भी आ जाते हैं कभी कभी। A friend has informed him that under income tax ordinance 2001 he can claim a tax credit against foreign income tax paid। किसी दोस्त ने बताया है, दोस्त खराब करते हैं मतलब, किसी दोस्त ने बताया है कि भाई आप बाहर के मुल्क में जाके इनकम कमाओ तो टैक्स भी सुना है माफ हो जाता है। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू अ रेजिडेंट टैक्स पेयर को जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है उसकी प्रोविजंस बता दें। यही सवाल मन्नो अन एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 में भी आया। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये कि उससे पीछे 2-3 लाइनें कोई नहीं लिखी हुई जैसे भी पढ़ी है हमने। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पर्टेनिंग टू फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। तो रेजिडेंट टैक्स पेयर को क्या फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? दोनों, बल्कि ये 2 दफा है, क्वेश्चन 7 देखें 2 दफा है, 12 में भी आया 2009 में भी आया 6 नंबर का, और 9 क्वेश्चन 9 भी 6 नंबर का है। लेकिन 9 और 7 में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि 9 में ऐसे ही 1-2 लाइनें ऊपर परेशान करने के लिए डाल दी। ओके ठीक है, और तो फिर और भी बताते रहोगे, टाइम लग जाएगा। तो 7 और 9, तो अब भाई ये 6 नंबर का है, वो जो कल हमने पढ़ा था वो सारा आपको लिख के आना पड़ेगा। पेज नंबर 6 फॉरेन टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस लिखी हुई है, तो प्रोविजंस तो फिर सारी होंगी भाई। ज्यादा है वैसे 6 नंबर के लिए, चलें बहरहाल
Okay. Now, come on, question 8. Mr. Kamar, having a Kamar, intends to donate an amount of rupees 10 million. माशाल्लाह कमर, यार अल्लाह नजर ना लगाए, to certain educational and welfare institutions. ठीक है, in your capacity as tax consultant, हंसे थोड़ा, in your capacity as tax student, explain the relief होता है benefit. Explain the relief which may be available. उसे क्या फायदा मिलेगा मरने से पहले? Explain the relief which may be available in respect of such donation and the conditions he must पूरी to avail such फायदा. तो फायदा लेने के लिए क्या कंडीशंस पूरी करे? अच्छा, अंडरलाइन करें डोनेशन किसको देने लगा है, जरा बॉक्स लगा दें. सर्टन एजुकेशनल एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस. नंबर बहुत ही ज्यादा रखती हैं इसने, अन्य नंबर रखती हैं 9 नंबर, और लफ्ज भी थोड़ा ओपन रखा है, सर्टन वेलफेयर एंड वो इंस्टीट्यूशंस. अब अगर आप बड़ी कंजूसी से जवाब दें तो कम से कम सेक्शन 61 तो पूरा लिख के आए, ठीक है, और उसको बता दें वो जो एजुकेशनल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होने चाहिए वो गवर्नमेंट वाले होने चाहिए, फिर तुम्हें डोनेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. क्रॉस चेक से देना चाहिए. फॉर्मूला तुम्हारे लिए A over B into C होगा, where A is the tax and B is the taxable income and C is the lower of और lower of blah blah, पूरा सेक्शन 61 लिखाना चाहिए. लेकिन अगर सर्टन का लफ्ज थोड़ा सा आपको ओपन लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि however if the name of institutes are appearing in second schedule list then you will be entitled for deductible allowance and if their name is not there तो फिर आप उनको जो है वो गवर्नमेंट वाले इदारों को दें तो आपको डोनेशन मिल जाएगी. लेकिन कम से कम भाई सेक्शन 61 तो लिख के आए. लेकिन मुनासिब है कि सर्टन का लफ्ज थोड़ा सा ओपन है. वैसे भी न्यूमेरिकल कौन सा है, थ्योरी के अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो होता है ना, न्यूमेरिकल में जब 2 बातें जहन में आ रही हो तो एक सोचनी पड़ती है, भाई इधर ही रहो. लेकिन थ्योरी का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 2 बातें सोचनी पड़ेंगी. लेकिन सर्टन का लफ्ज थोड़ा सा ओपन है तो इसलिए आप सेकंड शेड्यूल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है. नहीं भी जाएंगे आप, मेरा नहीं ख्याल को हरज होगा. तो इसमें मेरे ख्याल सोल्यूशन में आप देखेंगे दोनों बातें लिखी हुई हैं, देखेंगे, देख लें नहीं, घर में भी कुछ किया करें, घर वाले कहते हैं वेला फिरता रहता है. लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन अच्छा, इसमें मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें मैं इसलिए आपको कह रहा हूं टैक्स रिलीफ का लफ्ज लिखा हुआ है. रिलीफ दोनों है, वो वाला क्रेडिट है और ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस है, दोनों रिलीफ है. रिलीफ का क्या मतलब, माइनस होते हैं, वो लेफ्ट वाला क्रेडिट है और राइट वाला डिडक्टेबल अलाउंस है, और दोनों को क्या कहा जा सकता है, ब्रॉडली स्पीकिंग रिलीफ, दोनों रिलीफ है. लेकिन क्वेश्चन 5 में आप ऐसा नहीं कर सकते. वजह बताएं क्यों. 5 में आप दोनों बातें नहीं लिख के आ सकते. हाँ, यहां भी सर्टन का लफ्ज लिखा हुआ है. नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगे चलें. You are required to advise him the types of institute to him he would be entitled for tax credit and the method of calculation of tax credit. आप सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं. अब वो रिलीफ का लफ्ज यूज करे या क्रेडिट का. अब हम मजबूर हैं 61 लिखने पे. अब हम सिर्फ 61 लिख के आएंगे. ये जो हमने आज नया पढ़ा है सेकंड शेड्यूल, ये लिखने की जरूरत नहीं. लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहे, इदारे बताओ टैक्स क्रेडिट वाले, और अगला सवाल पूछ रहे तरीका बताओ टैक्स क्रेडिट का. नीचे आए, नीचे वो सिर्फ क्या पूछ रहा था, रिलीफ अवेलेबल. रिलीफ अवेलेबल, तो रिलीफ जरा ओपन लफ्ज था. ओके, पेज 1 पे आए. ये पेज 1 का फुट नोट तो हमने कभी पढ़ा नहीं. फुट के पास एक नोट है, ए सी इज लोअर ऑफ लगे रहते थे हर वक्त, ए और बी को लिफ्ट नहीं कराते थे. ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर. बस नीचे ना, आगे ना पढ़ें. ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल फॉर द, एंड बी इज द पर्सन्स टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर. अच्छा, ए में थोड़ी सी ना इसने ऐसे वैरायटी कराई हुई है, देखें क्या. ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स रेट अंडर सेक्शन
अच्छा वो कहते हैं ऐसा नहीं करना कि आपने 61 का क्रेडिट माइनस करके फिर टैक्स निकाल लें और फिर अगला क्रेडिट दें, ऐसा तो नहीं करते थे ना हम। आपको याद है ए सब में सेम लेते थे, ऐसा करते थे 61 माइनस करो फिर टैक्स निकालो, फिर अगले के लिए ए बदलो, फिर 62 माइनस करो फिर टैक्स निकालो, फिर अगले के लिए बी बदलो, ऐसा नहीं करना। तो ए क्या था, बिफोर। ये बिफोर का मतलब आपको समझाता हूं, आप आए यासिर वाले न्यूमेरिकल पे जो सबसे पहला किया था, पेज नंबर 8 बल्कि पेज नंबर 9, सॉल्यूशन, सफे का टॉप 172। क्या मैं कह सकता हूं 172 इज टैक्स बिफोर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट? अच्छा अब उंगली रखें 152 पे। अब मैं कह सकता हूं इट इज टैक्स आफ्टर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट? अच्छा अब दोबारा उंगली रखें 172 पे, इससे क्या कहेंगे, टैक्स बिफोर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट। अच्छा सर नीचे जाएं, हर जगह ए क्या है, वर्किंग्स में जाएं, वर्किंग्स में जाएं, हर जगह ए क्या है, 172 172 172। इस व्हाट इज द नेम ऑफ 172 जो आज पढ़ा हमने? 172 इज द टैक्स बिफोर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट। आए ये जरा मुश्किल सा नाम पढ़े ए का। ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट अंडर 61 to 63। फॉरेन माइनस हो सकता है पहले, फॉरेन कल आपको बता दिया था, वो तरतीब पड़ी थी कल। पहले क्या माइनस करना है, फॉरेन, फिर 61 to 63। जी 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 पेज 3 की एग्जांपल मैंने कहा है सैलरी के बाद समझ आएगी, तो मैंने लिखवा दिया हुआ है पेज 3 की एग्जांपल आपको सैलरी के बाद समझ आएगी। ओके निकाल लें जी नोट्स का पहला सफा, और कल से बुक लेके आए, बिल्कुल पहला सफा नोट्स का, नोट्स का पहला सफा। उम्मीद की जा रही थी कि नोट्स खत्म होने से पहले बुक आ जाएगी, तो जरा पहले ही आ गई। अभी 2 डेफिनेशन हमारी रहती थी। चलें बहरहाल 29C आज इनको करते हैं। मादरत ये सफ़ा आपको ज़्यादा कॉपी कराना पड़ा, वरना किताब में भी था। 29C इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है, फैक्टोरी, तो फैक्ट्री होती है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कल तैयार हो गया ना, इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर शुरू होगा, 12-13 दिन लगने, वो सही वाला चैप्टर शुरू होने लगा है। कैपिटल गेन बिजनेस, ओके सॉरी, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी और अदर सोर्स बंदे की बेस बनाते हैं, फिर सैलरी उसके ऊपर जो है वो कोटिंग होती है, शुगर कोट। अच्छा जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पढ़े जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स एन अंडरटेकिंग सेटअप इन तुर्कमानिस्तान एंड विच एम्प्लॉयज, और जो नौकरी पे रखे 10 या उससे ज्यादा एनिमल्स, नहीं प्लीज, 10 या उससे, एनिमल भी आ रहे हैं आगे, हौसला रखें, 10 या उससे ज्यादा सोशल एनिमल, ओके 10 या उससे ज्यादा बंदे, कम से कम 10 या उससे ज्यादा बंदे रखेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा। और अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो गए और आप कंपनी हैं और आपने प्लांट खरीदा तो आपको टैक्स माफ होगा। तो वो जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए उसका बेनिफिट ये है। तो इधर शराइत बता रहा है कि किसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहा जाएगा। तो अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एम्प्लॉइज कितने हो, 10 पे भी गुजारा चल जाएगा, 10 और मोर पर्सन्स एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली। और फैक्ट्री में कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एनी अदर एनर्जी विच इज, आप अपने किसी इंजीनियर दोस्त को फोन करके पूछ लें कौन कौन सी एनर्जियां मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं, तो बहरहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज करने की इजाजत है, नहीं मैकेनिकल एनर्जी यूज करने की इजाजत नहीं है। इंजीनियर दोस्तों के साथ सोहबत बढ़ाएं अपनी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं,
ऐसी एनर्जियां जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं वो पता नहीं कौन सी। चलें, तो दो बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही हो या ऐसी एनर्जी इस्तेमाल हो रही हो जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है। ठीक है, गूगल आपका दोस्त नहीं है। एंड इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन, और ह्यूमन या एनिमल एनर्जी की इजाजत नहीं है। 10 बंदे लगा के आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करनी है, 10 बंदे लगा के मशीनें खरीदनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्री इस्तेमाल होगी, 10 बंदे लगा के मशीनें खरीदनी है। लेकिन अगर आप ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 10 बंदे आपने लगाए और उनको कहा कारपेट बुनो, उन्होंने कहा हम बुनते हैं, बिजली नहीं है उस इलाके में, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 बंदे कौन सी एनर्जी यूज करें, या वो जो मैकेनिकली ट्रांसफर। अगर वो 10 बंदे ह्यूमन एनर्जी पे ऊपर रिलाय करते हैं और कहते हैं हम बिजली वगैरह नहीं मीटर लगवा रहे, तो सॉरी भाई, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने 10 बंदे लगाए और 100 जानवर 150 जानवर खरीद लिए, जानवर जितने मर्जी खरीद लें, 10 बंदे लगाए और 100-150 जानवर खरीद लिए, और बैल के आपने आंखों के गिर्द पट्टी बांधी, अब कुएं के गिर्द उसको कहा घूम, बैल घूमी, बैल समझ रही है आई एम इन मरी, मैं मरी पहुंच गई हूं, और वो उधर ही घूमी जा रही है आंखों पे पट्टी बांधी हुई। तो आप एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करके कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप 10 बंदे लगाते हैं तो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिकल या ऐसी एनर्जी जो, लेकिन अगर आप 10 बंदे लगा के ह्यूमन या एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करें तो इसकी इजाजत नहीं है। चाहे 10 बंदों को आप 1000 जानवर ही क्यों ना दे दें, फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कौन सी एनर्जी यूज करें, एनिमल। 1000 जानवर दे दें मैंने बोला, ओके। लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि साढ़े कोल तो है ही एनिमल, हमारे पास तो है ही ह्यूमन, हमारे इलाके में तो बिजली नहीं आती, हम तो वो पहाड़ के ऊपर रहते हैं, तो हमारे पास तो बिजली नहीं आती, फिर आप हिम्मत करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा लें, 20 कर लें, फिर खैर है, फिर खैर है। 20 और बोलें 20 और मोर, अगर आप 20 से ज्यादा बंदे रख लें फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं। 20 और मोर पर्संस एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, पत्थरों के जमाने में चले जाएं, डज नॉट यूज ऑफ और एनी अदर एनर्जी विच इज and does not involve and is not generated by human। क्या हो रहा है आज, and is not generated by human, और किताब में देखें, किताब में सही है ये, जिन्होंने किताब ली है चैप्टर 5 ऐसे ही है। चलें 1 मिनट के लिए हम खामोश होते हैं, फिर आगे चलेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, बाकी लोग याद कर लेंगे, दूसरे लोग सोच रहे हैं, उनको सोचने नहीं क्या हो रहा है। ओके, पढ़ें जी पॉइंट 2। भाई ये ना हाई लेवल की इंग्लिश है, ये पहले वाला नॉट दूसरे वाले नॉट को जाके मिलेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है, एंड आई एम नॉट जोकिंग। तो पहले वाला नॉट दूसरे वाले नॉट को जाके मिलेगा, ये दूसरे वाला नॉट फिर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट 3 में आ जाए जी। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको सही बात बताई है। पॉइंट 3 जी बिल्कुल होगी, बात मुकम्मल होगी। बात की समरी अब सुन लें।
अगर आपके पास अगर आप इलेक्ट्रिकल या कोई एनर्जी मैकेनिकली ट्रांसमिट होने वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयज होनी चाहिए कम से कम 10, ज्यादा जितने मर्जी हों। लेकिन अगर आप की ऐसी इंडस्ट्री है जहां सिर्फ ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल होती है या एनिमल एनर्जी इस्तेमाल होती है तो कम से कम आपके एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए? 20। तो आपने घर में करना क्या है, 1 को सिर्फ याद करना है और 2 में आपने आके 20 का लफ्ज़ ऐड कर देना है और पहली लाइन में नॉट का लफ्ज़ ऐड कर देना है। तो 2 आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 0.1 याद करेंगे, 2 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऑटो पे लगा हुआ है। ओके 3, ये करें क्या, ये लोग करें क्या? एंड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, या चीजें बनाएं। द प्रोसेसिंग ऑफ होना चाहिए था। एंड इज एंगेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन अ वे विच सब्सटेंशियली चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन, चीजों की ओरिजिनल हालत बदल जाए। जैसे लोहा शीशा पड़ा होता है, आप जाते हैं अगले दिन गाड़ी खड़ी होती है। 2, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाएं। 0.3, जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजली, बिजली को ट्रांसमिट करें, प्रोड्यूस करें। वर्किंग ऑफ एनी माइन, माइन क्या होता है? कान, ओके सही है, कान। और ऑयल का कुआं या एनी अदर सोर्स ऑफ। जी आप बता दें भाई, राइज कहाँ फॉल कर रहा है? ये चीजें बना रहे 0.1 में, 0.2 जहाज बना रहे हैं, नहीं ओहो आगे चले, आप लोग सीरियस हो जाते हैं, अपने भी ले लेते हैं। 0.3 बिजली बना रहे हैं, बोले बिजली बना रहे हैं। अच्छा, माइन या ऑयल वेल में से कुछ चीजें निकाल रहे हैं। ओके, आपके अंदर छुपे हुए खजाने। अच्छा जी, तो अब उन चारों में से कुछ नहीं करा तो तालीमी इदारे इसमें फॉल करेंगे। अच्छा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, चीजें बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, किसी माइन में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था इसलिए ये पॉइंट खास है फैक्ट्रीज के लिए। हाँ, फैक्ट्रीज 0.1 में कवर हो रही हैं, 2 में भी फैक्ट्री है और 3-4 में बिजली बनाना है और कान में काम। तो ये 4 इदारों को सिर्फ बेनिफिट अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। अब आप और किसी भी इंस्टीट्यूट, जनरल स्टोर भी इसमें नहीं आएगा। मजे की बात, जनरल स्टोर को भी ये बेनिफिट नहीं है कि 10 बंदों को नौकरी पे रख ले। वाई? ना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना शिप बिल्डिंग कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो तो बल्कि इस्तेमाल कर रहा है जनरेट हुई भी, और ना कोई माइन और ऑयल वेल है। बी में उसने कहा एनी अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच द बोर्ड, जिसको बोर्ड जबरदस्ती कह दे, फेडरल बोर्ड, वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाएगा। ओके, पहली शर्त बताएं, सेटअप इन पाकिस्तान, ये पहली शर्त है, ये आप लोग भूल गए थे, भूल गया, ये हाल है आपका। अच्छा, पहली शर्त सेटअप इन कम से कम 10 एम्प्लॉइज, अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाला चक्कर है। अगर नहीं है, ह्यूमन एनिमल वाला है, तो फिर कम से कम 20 एम्प्लॉइज। और एक्टिविटी क्या हो, चारों जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा 1 2 3 4 से पहले जो 3 है, 3 के बाद और लगा हुआ है। चारों काम हो रहे हो या चारों में से कोई एक भी काम आप कर रहे हो। और इसके अलावा भी बोर्ड किसी को जबरदस्ती क्या कह सकता है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, अब आप हजरात ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब सुन लें, बल्कि जवाब ही सुन लें आज। एक सवाल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का डाटा दिया हुआ है और इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी डाटा दिया हुआ है, और सवाल है 8 मार्क्स का, और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। अब एक सवाल जहन में आएगा कि इट इज नॉट टैक्सेबल इनकम, क्योंकि सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स माइनस ज़कात,
इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, सो इट इज नॉट टैक्सेबल इनकम। ये सवाल बिल्कुल जहन में आना चाहिए, ये आना चाहिए कि सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन चारों को जमा करते हैं, टोटल आ जाती है, टोटल में से ज़कात माइनस करते हैं, क्या आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन सवाल ने टैक्स लायबिलिटी नहीं मांगी, सवाल ने टैक्स लायबिलिटी नहीं मांगी। तो ऐसे सवालों में इजाजत है आप न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस इतनी आ गई, जितनी भी निकली, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इतनी आ गई, इन दोनों को जमा किया, इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम। इसको लिख दें टैक्सेबल इनकम, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी नहीं मांगी ना, टैक्स लायबिलिटी नहीं मांगी, तो जमा करके लिखने में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर आप यहां से मिस कर दें और अलग भी इसको दे दें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेहतर यह है कि ऐसी सूरत में भी एक नोट दे दें, नोट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज अ सेपरेट ब्लॉक इनकम। अब मुझे नहीं पता किताब में मुख्तलिफ जगहों पे क्या हुआ है, लेकिन जिस तरह पेपर में करना है वो मैंने आपको बता दिया। किताब में आगे पीछे कुछ और तरह आपको मिला तो वो छोड़िएगा, ये बात भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर सवाल की रिक्वायरमेंट हो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, फिर आप ऐसा ना कीजिएगा, फिर मेरे ख्याल से बिजनेस बस लिखिएगा खाली और यहां पे टोटल कर दीजिएगा, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर अलग से ऐड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर सिर्फ मांगा उसने टैक्सेबल इनकम, तो फिर खींच तान के किसी तरह इसको भी टैक्सेबल इनकम कहा जा सकता है। क्योंकि एक दफा सवाल आया था पेपर में 8 नंबर का, उसमें 2 नंबर का डाटा दिया हुआ था बिजनेस का, 6 नंबर का डाटा दिया हुआ था प्रॉपर्टी का। अब अगर आप ये नोट देके आ जाए प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल इनकम सो आई एम इग्नोरिंग इट्स डाटा, तो एग्जामिनर कहेगा आई विल इग्नोर यू। तो इसलिए खींच तान के इसको टैक्सेबल इनकम में डाला जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट क्या है, एंड इफ द रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट टैक्स, फिर बिल्कुल ऐसा ना करें, फिर बिजनेस को खाली जमा करें, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर ऐड टैक्स अलग से करें, नोट करें। तो ऐसे सवाल में इस तरह कराइएगा और नोट दे दीजिएगा प्रॉपर्टी इज अ सेपरेट ब्लॉक इनकम, लेकिन मैंने डाल दिया टैक्सेबल में जी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में ज़कात नहीं देगा वो, फिर आप बिजनेस में से माइनस कीजिएगा, फिर पुराने पैटर्न पे चलिएगा। अगर ज़कात दी हो तो फिर बिजनेस में से माइनस कीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं करनी। फिर प्रॉपर्टी की इनकम नीचे अलग से वर्किंग में बस निकाल दें। हाँ करवा दिया। कल बुक लेके आइएगा।